अब हम पढ़ेंगे बायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो किस प्रकार से जैविक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं सजीवों को। तो कई प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं। स्पीशीज एक दो स्पीशीज के मध्य होते हैं, दो या दो से अधिक स्पीशीज के मध्य इंटरेक्शन होते हैं, या इंटरेक्शंस एक ही स्पीशीज के अंदर भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार के हैं। और ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस हैं, यानी कि अंतर जातीय संबंध, ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्रकार के हो सकते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटरैक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन। तो म्यूचुअलिज्म यानी कि सह परोपकारिता, फिर कमेंसलिज्म है सहभोजिता, प्रोटो कोऑपरेशन। इसके बाद हम नेगेटिव इंटरैक्शंस पर आ जाते हैं। तो नेगेटिव इंटरैक्शंस में एक्सप्लॉयटेशन है, और एक्सप्लॉयटेशन भी तीन तरह का है: सोशल पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म एवं प्रीडेशन। फिर इसके बाद अमेंसलिज्म एवं एंटीबायोसिस, फिर है कंपटीशन। तो हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटरैक्शन लेते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव इंटरैक्शन के अंतर्गत जो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे की सहायता करती हैं, और या तो इनमें से एक को लाभ पहुंचता है या फिर दोनों स्पीशीज ही लाभान्वित होती हैं। तो ये जो लाभ है ये फूड, शेल्टर, सबस्ट्रेटम, ट्रांसपोर्ट, आवागमन की दृष्टि से हो सकता है। और ये जो भी संबंध बनता है ये सतत प्रकार का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहला है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेटरी पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है, जो कि, और म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत दोनों ही स्पीशीज को लाभ पहुंचता है। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी प्रकार का पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है। इसे हम अविकल्पी सहोपकारिता कहते हैं, और दोनों स्पीशीज इससे लाभान्वित होती हैं। पूर्व में सिम्बायोसिस कहते थे इसे। और ये परमानेंट प्रकार का रिलेशनशिप होता है, इंटरैक्शन होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं, ये उदाहरण है म्यूचुअलिज्म का: पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, certain insects such as bees, moths, butterflies, etc., and birds derive food from nectar, pollen, or other plant products, and in return bring about cross pollination. तो ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत ये जो इंसेक्ट्स हैं, मॉथ्स, बटरफ्लाइज हैं, ये भोजन लेती हैं फूलों से और क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करती हैं। तो
प्लांट और एनिमल्स में इस प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस विकसित किए गए हैं। और हम देख सकते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंट्स होते हैं वितरण के लिए। सीड्स, फ्रूट्स इत्यादि ये सब फेदर्स से अटैच हो जाते हैं या फिर पक्षियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और फिर जो फीकल मैटर है उसमें ये एज इट इज निकल करके उसके द्वारा आ जाते हैं, फीकल मैटर के साथ साथ आ जाते हैं। और जहां पर भी पक्षी इन सीड्स को लेकर जाते हैं तो वहीं पर उन पादपों का वितरण हो जाता है। ये इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो पक्षी है ये ग्रहण कर रहा है फलों को। अब ये इंजेस्ट करके अपने शरीर के अंदर लेकर के अपने फीकल मैटर के साथ जहां पर भी इन बीजों को ये निकालेगा वहीं पर ये बीज रोपित हो जाएंगे और वहां इन पौधों का वितरण हो जाएगा, ग्रो कर जाएंगे। लिचेंस हैं उदाहरण म्यूचुअलिज्म के, जहां पर ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है अविकल्पी सहोकारिता का। और लिचेंस जो है वो फंगस और एल्गी से बने होते हैं। तो फंगस जो है वो मॉइस्चर और मिनरल्स एल्गी को उपलब्ध कराता है। और एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर एल्गी द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन तैयार किया जाता है। तो प्रकृति में दोनों एक दूसरे से अलग नहीं ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में ग्रो करते हैं लेगुमिनस प्लांट के, तो ये भी उदाहरण है। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं और ये है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म सहभोजिता। तो यहाँ पर कमेंसलिज्म डिफाइंस द कोएक्शन इन विच टू और मोर species are associated and one species at least derives benefit from the association. तो इसके अंतर्गत सहभोजिता के अंतर्गत दो या अधिक स्पीशीज एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते, जुड़े रहते हैं, लेकिन कम से कम एक को बेनिफिट मिलता है और जो दूसरा जो है इसमें उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो उदाहरण हम देखते हैं कि अनेक प्रोटोजोवन जो होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं वो मैमल्स के मतलब इंसानों में भी, ह्यूमन बीइंग्स में भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हर्मिट क्रैब which normally lives inside gastropod shell. गैस्ट्रोपोडा का जो शेल होता है, कवच, गैस्ट्रोपोड जंतु का जो कवच होता है उसके अंदर हर्मिट क्रैब सामान्यतया रहता है, उसे ही अपना आवास बनाता है। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कैटल इग्रेट्स। हम चित्र में देख सकते हैं कि कैटल इग्रेट्स जो ये पक्षी जो हैं ये कैटल्स चर रहे हैं और इनके आसपास ये भ्रमण कर रहे हैं। तो जब ये कैटल्स जो हैं मतलब मवेशी जो हैं
ये चारा लेते हैं तो ये क्या है कि आसपास जो भूमि पर जो भी पौधे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर ये जो मवेशियों के चलने से, मूवमेंट से जो ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इग्रेट्स जो हैं वे इन इंसेक्ट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और कैटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता इससे। तो ये हम चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से इग्रेट्स जो हैं ये नीचे ये बैठे हुए हैं और साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं कैटल्स के। अब हम तीसरे फेनोमेनन पर आ जाते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन इज less extreme sort of interaction than mutualism, in which the interaction is clearly beneficial to both species. Proto cooperation obligatory नहीं होता है दोनों स्पीशीज के लिए, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसके बिना मृत्यु हो जाएगी किसी एक स्पीशीज की, तो ये आवश्यक नहीं है। अब एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं सी एनिमोन। सी एनिमोन एडेम्सिया पैलिएटा, ये रिक्त मोलस्का शेल से अटैच हो जाता है, जिसके अंदर हर्मिट क्रैब उपस्थित रहता है। तो सी एनिमोन को ये लाभ मिलता है कि जैसे ये हर्मिट क्रैब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है, तो सी एनिमोन इसके कारण मूवमेंट कर पाता है। और ये जो हर्मिट क्रैब है, सॉरी सी एनिमोन जो है, ये हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कुछ इकोलॉजिस्ट इसे कमेंसलिज्म के अंतर्गत भी रखते हैं।